स्कॉटलैंड के पश्चिमी तट से मीलों दूर अटलांटिक महासागर के बीचों बीच एक सुनसान टापू है और उस टापू पर खड़ा है एक ऐसा लाइट हाउस जहां इंसान तो क्या परिंदे भी जाने से खौफ खाते थे। ये एक ऐसी जगह थी जो बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटी हुई थी। इसी लाइट हाउस की रखवाली के लिए 3 लोग तैनात थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। वो तीनों लोग वहां से रातों रात हवा में गायब हो गए। ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है जो आज तक एक खौफनाक रहस्य बनी हुई है। तो चलिए जानते हैं आखिर उस रात उन तीनों के साथ हुआ क्या था। कहानी शुरू होती है दिसंबर 1900 में। स्कॉटलैंड के पश्चिमी तट से करीब 32 किलोमीटर दूर एक टापू है इलियन मोर। ये फ्लैनन आइल्स का सबसे बड़ा टापू है जिसे नाविक 7 हंटर्स भी कहते थे। ये कोई आम टापू नहीं था। स्थानीय लोगों का मानना था कि ये जगह शापित है, यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। लेकिन साल 1899 में जहाजों को हादसों से बचाने के लिए सरकार ने इस मनहूस माने जाने वाले टापू पर एक 75 फीट ऊंचा शानदार लाइट हाउस बना दिया। इसे चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं था, इसलिए इसके लिए सबसे काबिल लोगों को चुना गया। इस लाइट हाउस की कमान 3 बहुत ही अनुभवी लाइट हाउस कीपर्स के हाथों में थी। जेम्स डुकार्ट 43 साल के जेम्स इस टीम के लीडर यानी हेड कीपर थे। उन्हें 20 साल से ज्यादा का अनुभव था। थॉमस मार्शल 28 साल के थॉमस एक बेहतरीन सेकंड असिस्टेंट कीपर थे। डोनाल्ड मैकार्थर 40 साल के डोनाल्ड, जिन्हें लोग ओकेशनल कीपर कहते थे, एक सख्त और अनुभवी नाविक थे। इन तीनों ने अपनी जिंदगी समंदर की खूंखार लहरों से लड़ते हुए बिताई थी। ये कोई नौसिखिए नहीं थे जो किसी छोटी मोटी आंधी से घबरा जाएं। लेकिन दिसंबर 1900 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इन तीनों दिग्गजों को भी खौफ से भर दिया। तारीख थी 15 दिसंबर 1900। आर्चटर नाम का एक बड़ा जहाज उस रात उसी रास्ते से फिलाडेल्फिया से स्कॉटलैंड की ओर जा रहा था। मौसम खराब था। नियम के मुताबिक इलियन मोर टापू से गुजरते हुए उन्हें उस नए लाइट हाउस की तेज रोशनी दिखनी चाहिए थी जो उन्हें सही रास्ता दिखाती। लेकिन कैप्टन ने जब दूरबीन से देखा तो उसके होश उड़ गए। इलियन मोर टापू पर बिल्कुल अंधेरा था। लाइट हाउस की बत्ती बुझी हुई थी। समुद्री दुनिया में लाइट हाउस की बत्ती बुझने का मतलब सिर्फ एक ही होता था, बहुत बड़ा खतरा या कोई अनहोनी। आर्चटर जहाज ने जैसे तैसे अपना सफर पूरा किया और 3 दिन बाद अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। बचाव टीम को तुरंत निकलना था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। इतिहास का सबसे भयानक तूफान आ चुका था। समंदर की लहरें इतनी ऊंची और खूंखार थीं कि कोई भी जहाज उस टापू के करीब जाने की हिम्मत नहीं कर सका। लगातार 11 दिनों तक वो टापू बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटा रहा। न कोई वहां से आ सकता था, न कोई वहां जा सकता था। 11 दिनों तक वो 3 इंसान उस शापित टापू पर अकेले थे, बुझे हुए लाइट हाउस के साथ। 11 दिनों के भयानक तूफान के बाद 26 दिसंबर 1900 की सुबह, जब पूरी दुनिया क्रिसमस का जश्न मना चुकी थी, बचाव जहाज हेस्परस आखिरकार इलियन मोर टापू के किनारे पहुंचा। इस जहाज पर जोसेफ मूर नाम का एक और कीपर था जो अपनी ड्यूटी बदलने आया था। नियम के मुताबिक जब भी कोई जहाज टापू के करीब आता तो सिग्नल देने के लिए टापू पर झंडा फहराना अनिवार्य था और कीपर्स को स्वागत के लिए नीचे बंदरगाह पर तैयार रहना होता था। लेकिन जहाज के कैप्टन ने सायरन बजाया, आसमान में रोशनी के सिग्नल छोड़े, लेकिन लाइट हाउस से कोई जवाब नहीं आया। टापू पर एक अजीब और खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ था। अनहोनी के डर से जोसेफ मूर अकेला ही लाइट हाउस की तरफ भागा। जैसे जैसे वो सीढ़ियां चढ़ रहा था, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। लाइट हाउस का मेन दरवाजा अंदर से नहीं बल्कि बाहर से बंद था। मूर ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। उसने अपने साथियों को आवाज लगाई, जेम्स, थॉमस, डोनाल्ड, लेकिन जवाब में सिर्फ उसकी अपनी आवाज ही गूंज कर वापस आ गई। अंदर का नजारा ऐसा था जैसे वहां समय थम गया हो। मूर ने देखा चिमनी की राख पूरी तरह ठंडी थी, मतलब कई दिनों से वहां आग नहीं जली थी। दीवार पर लगी घड़ियां बंद पड़ी थीं। तीनों कीपर्स के बिस्तर बिखरे हुए थे, जैसे वे सो रहे हों और अचानक किसी खतरे की वजह से तुरंत उठकर चले गए हों। और किचन में एक कुर्सी उल्टी पड़ी थी, मानो कोई घबराहट में जल्दी से उठा हो। लेकिन सबसे खौफनाक सुराग अभी मिलना बाकी था। जब जोसेफ मूर ने एंट्री गेट के पास देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां ड्यूटी पर जाने के लिए इस्तेमाल होने वाले वाटरप्रूफ बरसाती कोट रखे जाते थे।
3 में से 2 कीपर्स के कोट गायब थे, लेकिन तीसरे कीपर डोनाल्ड मैकार्थर का कोट वहीं खूंटी पर टंगा था। इसके साथ ही डोनाल्ड के जूते भी वहीं रखे थे। जरा सोचो, बाहर मौत का तांडव चल रहा था, एक ऐसा तूफान जो बड़े बड़े जहाजों को डुबा दे। ऐसे में डोनाल्ड जैसा एक बेहद अनुभवी नाविक अपना कोट और जूते पहने बिना कड़ाके की ठंड में बाहर क्यों जाएगा? क्या कोई ऐसी चीज थी जिससे वो इतना डर गए थे कि उन्हें कपड़े पहनने का भी वक्त नहीं मिला? या फिर किसी ने उन्हें बाहर जाने पर मजबूर किया था? जोसेफ वापस जहाज पर भागा और पूरी टीम को लेकर आया। उन्होंने टापू का कोना कोना छान मारा, लेकिन तीनों कीपर्स का कोई नामो निशान नहीं मिला। वो 75 फीट ऊंचे लाइट हाउस से हवा में गायब हो चुके थे। लेकिन असली कहानी तो अभी शुरू होनी थी, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब जोसेफ मूर और उनके साथियों को लाइट हाउस के अंदर कोई इंसान नहीं मिला, तो उनकी नजर एक डेस्क पर गई। वहां रखी थी लाइट हाउस की लॉग बुक, जिसमें कीपर्स रोजाना मौसम और अपने कामों का ब्यौरा लिखते थे। उन्होंने सोचा कि शायद इसमें गायब होने का कोई सुराग मिल जाए, लेकिन जब उन्होंने 12 दिसंबर से 15 दिसंबर के पन्ने पढ़े तो उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उन पन्नों में जो लिखा था वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। पहली अजीब लिखी हुई बात 12 दिसंबर की थी। इसे थॉमस मार्शल ने लिखा था। भयंकर तेज हवाएं चल रही हैं। मैंने अपनी जिंदगी में 20 सालों के समुद्री सफर में ऐसा तूफान कभी नहीं देखा। हेड कीपर जेम्स डुकाट बिल्कुल शांत है और डोनाल्ड मैकार्थर रो रहा है। जरा ठहरो और सोचो। डोनाल्ड मैकार्थर, जो एक बेहद सख्त और खूंखार नाविक के रूप में जाना जाता था, जिसने दुनिया भर के खतरनाक समंदरों का सामना किया था, वो एक तूफान से डरकर रो रहा था। ऐसा क्या था उस तूफान में जो इन लोगों को अंदर तक तोड़ रहा था? 13 दिसंबर की लिखी हुई बात और भी ज्यादा डरावनी थी। लॉगबुक में लिखा था, तूफान अभी भी जारी है, हम बाहर नहीं जा सकते, हम तीनों प्रार्थना कर रहे हैं। इन 3 अनुभवी नाविकों का समंदर के बीचों बीच एक 75 फीट ऊंचे और बेहद मजबूत टावर में बैठकर मौत के डर से प्रार्थना करना, ये बात बचाव दल के गले नहीं उतर रही थी। उन्हें किस बात का इतना खौफ था? लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और दिमाग घुमा देने वाला रहस्य तो अब सामने आया। जब जांच अधिकारियों ने 12, 13 और 14 दिसंबर के मौसम का रिकॉर्ड चेक किया तो पता चला कि उस समय एलियन मोर के आसपास के पूरे इलाके में मौसम बिल्कुल साफ था, कोई तूफान नहीं था। तो फिर वो कौन सा तूफान था जिसका सामना ये तीनों कर रहे थे? क्या वो तूफान सिर्फ उसी टापू पर था, या फिर वो तूफान समंदर में नहीं बल्कि उनके दिमाग के अंदर चल रहा था? लॉगबुक में आखिरी बार 15 दिसंबर की सुबह 9 बजे कुछ लिखा गया था। इसमें थॉमस मार्शल ने बस इतना लिखा था, तूफान खत्म हो गया है, समुद्र शांत है, भगवान सब पर कृपा करें। इसके बाद लॉगबुक में कुछ नहीं लिखा गया। जब जांच टीम ने टापू के पश्चिमी हिस्से का जांच किया तो वहां तबाही का खौफनाक मंजर था। समुद्र तल से 100 फीट ऊपर लगी लोहे की रेलिंग मुड़कर टूट चुकी थी। बड़े बड़े बक्से चकनाचूर हो गए थे और 1 टन भारी पत्थर अपनी जगह से कई फीट दूर पड़े थे। ये किसी आम तूफान का काम नहीं था। ये तबाही चीख चीख कर बता रही थी कि वहां कुछ बहुत ही भयानक और शक्तिशाली टकराया था। आखिर 15 दिसंबर की दोपहर ऐसा क्या हुआ जिसने उन तीनों को हमेशा के लिए निगल लिया? क्या वो किसी विशाल लहर का शिकार हुए? क्या उनके बीच कोई खूनी जंग हुई थी, या फिर इस शापित टापू पर कोई ऐसी शैतानी ताकत थी जिसका जिक्र वो अपनी डायरी में कर रहे थे? 26 दिसंबर को जोसेफ मूर के पहुंचने के तुरंत बाद लाइट हाउस बोर्ड के सुपरिंटेंडेंट रॉबर्ट मूरहेड ने इस मामले की गहन जांच शुरू की। मूरहेड उन तीनों कीपर्स को अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने टापू का कोना कोना छाना, लॉगबुक पढ़ी और हर सबूत को ध्यान से जांचा। वो इस नतीजे पर पहुंचना चाहते थे कि आखिर उन 11 दिनों में ऐसा क्या हुआ। मूरहेड की जांच के बाद और पिछले 120 सालों में इस रहस्य को सुलझाने के लिए कई थ्योरी सामने आई। चलिए उन पर नजर डालते हैं। पहली और सबसे विश्वसनीय थ्योरी, जो खुद रॉबर्ट मूरहेड ने अपनी आधिकारिक रिपोर्ट में दी। 15 दिसंबर को लॉगबुक के मुताबिक तूफान थम चुका था। जेम्स डुकाट और थॉमस मार्शल अपने बरसाती कोट पहनकर टापू के पश्चिमी किनारे पर गए। वहां तूफान के कारण रस्सियां, क्रेन या लोहे के बॉक्स अस्त व्यस्त हो गए थे, जिन्हें ठीक करना जरूरी था। डोनाल्ड मैकार्थर लाइट हाउस के अंदर ड्यूटी पर था, इसीलिए उसका कोट अंदर टंगा था। तभी समंदर में अचानक एक रोग वेव यानी एक राक्षस जैसी विशाल लहर उठी। ये लहर 100 फीट से भी ज्यादा ऊंची थी।
मूरहेड का मानना था कि मैकार्थर ने खिड़की से अपने साथियों को मुसीबत में देखा होगा। वो इतना घबरा गया कि सब कुछ छोड़कर लाइट हाउस का दरवाजा खुला छोड़ दिया और बिना कोट जूते पहने ही उन्हें बचाने दौड़ पड़ा। लेकिन वही विशाल लहर उन तीनों को अपने साथ बहा ले गई। इसी वजह से वहां लोहे की रेलिंग मुड़ी हुई मिली और उनके शरीर कभी नहीं मिले। लेकिन कुछ लोग इस आधिकारिक थ्योरी से सहमत नहीं थे। वे लॉग बुक में लिखी रोने और प्रार्थना वाली बातों पर शक करते हैं। दूसरी थ्योरी काफी डरावनी है, कैबिन फीवर यानी पागलपन। कई हफ्तों तक एक छोटे से टावर में उफनते समंदर के बीच 3 लोगों का बंद रहना उनके दिमाग पर असर डाल सकता था। डोनाल्ड मैकार्थर एक सख्त स्वभाव का आदमी था। हो सकता है कि किसी बात पर उनके बीच बहस हुई हो और मैकार्थर अपना होश खो बैठा हो। इस थ्योरी के अनुसार मैकार्थर ने बाकी दोनों को मार दिया और फिर उनके शवों को समंदर में फेंक दिया। बाद में पछतावे या पागलपन में उसने खुद भी अपनी जान ले ली। किचन में पड़ी उल्टी कुर्सी को कुछ लोग उनकी लड़ाई का सबूत मानते हैं। क्योंकि इलियन मोर टापू को स्थानीय लोग पहले से ही शापित मानते थे, इसलिए अलौकिक शक्तियों यानी सुपरनैचुरल कॉजेस की थ्योरी भी बहुत मशहूर हुई। कुछ लोग मानते हैं कि उन्हें किसी विशाल समुद्री राक्षस ने पकड़ लिया। कुछ कहानियां कहती हैं कि टापू पर प्राचीन प्रेतात्माएं यानी गोस्ट्स थीं, जिन्होंने उन्हें गायब कर दिया। और कुछ आधुनिक कहानियां तो यहाँ तक दावा करती हैं कि उनका अपहरण एलियंस द्वारा किया गया था। हालांकि इन बातों का कोई सबूत नहीं है, लेकिन इस टापू का इतिहास और तीनों कीपर्स का इस तरह हवा में गायब हो जाना इन कहानियों को और भी बढ़ावा देता है। सच क्या है ये शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। 120 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अटलांटिक महासागर ने जेम्स टुकार्ट, थॉमस मार्शल और डोनाल्ड मैकार्थर के राज को अपने सीने में दफन कर रखा है। क्या वो उस विशाल लहर के शिकार हुए या फिर किसी दिमागी तूफान के? ये रहस्य आज भी फ्लैनन आइल्स के उस अकेले खड़े लाइट हाउस के चारों ओर गूंजता रहता है, जो आज भी जहाजों को रास्ता दिखाता है, लेकिन उन 3 इंसानों को रास्ता नहीं दिखा सका। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इन तीनों में से कौन सी थ्योरी आपको सबसे ज्यादा सही लगती है, या फिर आपके पास कोई अपनी अलग थ्योरी है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।